हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अतुल मैक व्यापार चैनल के इस प्रोग्राम में, जिसमें हम किसी एक व्यक्ति की बहादुरी, उसकी धैर्य और उसके साहस का विवरण करते हैं। आज के इस प्रोग्राम में ऐसे ही हम व्यक्ति की बात करेंगे जिनका नाम है राधानाथ सिकदर। इन्होंने क्या साहस का काम किया है, इन्होंने किस चीज में धैर्य दिखाया है, आइए इसके बारे में हम जानते हैं। दोस्तों, ये उस समय की बात है जब ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन भारत पे था। और उस समय जो भारतवासी होते थे, उनके पास कोई भी साधन, कोई भी रिसोर्स नहीं हुआ करता था। अगर वो महत्वाकांक्षी होते थे तो उनके पास कोई साधन नहीं था, बिकॉज उससे पहले, अंग्रेजों के आने से पहले, मुगलों ने इस धरती के जो इस लैंड के जो हमारे शिक्षा संस्थान है, उनको डिस्ट्रॉय किया। बाद में जब ये अंग्रेज आए तो उन्होंने अपने तरीके से इसको बनाया। तो वो समझ लीजिए कि 18वीं शताब्दी का जो समय था वो ट्रांजिशन का समय था, जिसमें जो शिक्षा को लेकर काफी अभाव हुआ करता था। तो वैसे ही माहौल में राधानाथ सिकदर का जन्म हुआ। वो काफी इंटेलिजेंट छात्र थे, हमेशा पढ़ना लिखना चाहते थे, लेकिन उनके घर के हालात ऐसे थे कि वो काफी महंगी शिक्षा जो अंग्रेज के शासन में जो प्रोवाइड की जाती थी, वो उसको अफोर्ड नहीं कर सकते थे। तो उस सिलसिले और उस इसकी वजह से उनके पास सिर्फ एक ही साधन था कि वो स्कॉलरशिप अप्लाई करें और उस स्कॉलरशिप को लेके वो आगे अपनी पढ़ाई करें। तो उन्होंने वैसे ही किया, उनको स्कॉलरशिप मिली और उस स्कॉलरशिप से वो कलकत्ता शहर के हिंदू कॉलेज में उन्होंने एडमिशन लिया और उन्होंने पढ़ाई की। और उस पढ़ाई के दौरान उनको पता चला कि ये उनका सबसे ज्यादा रुचि उनकी मैथमेटिक्स में है, गणित में है। तो उन्होंने अपनी रुचि को उन्होंने आगे बढ़ाया और मैथमेटिक्स में उन्होंने ग्रेजुएशन हासिल की। और उसके बाद वो सरकारी महकमे में, जो अंग्रेजों के अंदर अंडर आता था, उसके अंदर वो लग गए। और उस टाइम जो अंग्रेज थे वो अपनी किस लैंड को किस तरीके से वो देखते थे और कितनी उनकी लैंड है जो वो जिसको वो ओन करते हैं, इसके लिए उन्होंने एक डिपार्टमेंट बनाया था हिंदुस्तान में, जिसका नाम था सर्वेज ऑफ इंडिया। और इसमें वो लगे, जो राधानाथ सिग्नर है वो उसमें उन्होंने काम किया। और उस दौरान जब ये सर्वेक्षण हो रहा था कि कितनी लैंड है, कितनी उपजाऊ है, कितनी नदियां हैं, कितना बड़ा इसका हमारा क्षेत्र है जो ब्रिटिश साम्राज्य के अंदर आता है, उसी के दौरान जब ये चल रहा था तो उसमें मैथमेटिक्स को यूज करके इसका विश्लेषण किया जाता था कि कितने हेक्टर लैंड है। और इस काम में राधानाथ सिकदर जी और उनकी टीम को लगाया गया। और इनका जो डेजिग्नेशन होता था वो कंप्यूटर कहा जाता था उस जमाने में, क्योंकि उस जमाने में कंप्यूटर नहीं होते थे। तो उनका जो डेजिग्नेशन था वो कंप्यूटर था, क्योंकि जो मैथमेटिक्स के जो फॉर्मूले हैं, जो थ्योरम्स हैं, उसको वो यूज करके जो क्षेत्रफल होता था उसका वो गणना करते थे और उसका अनुमान लगाते थे। और उसमें बहुत तरीके के मैथमेटिकल फॉर्मूलाज उस टाइम यूज किए जाते थे, जिसके जो सिकदर साहब थे उनको उसके बारे में काफी ज्ञान था। तो ये सर्वेज ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट में काम करते थे। और इसी कार्यकाल के दौरान उनको ये पता चला कि जो कंचनजंगा नाम की जो चोटी है वो दुनिया की सबसे बड़ी चोटी मानी जाती है, क्योंकि ये जो चोटी है इसका नाम था कंचनजंगा, जो उस समय की सबसे बड़ी चोटी मानी गई। और उसका जो विश्लेषण किया गया वो क्योंकि कंचनजंगा हिंदुस्तान में ही थी, तो इसका आराम से जो सर्वेज डिपार्टमेंट थे उन्होंने इसका विश्लेषण कर लिया। लेकिन जब इसकी और खोज हुई तब तक अंग्रेजी सरकार ने नेपाल को स्वायत्तता दे दी थी और वो
इंडिपेंडेंट नेशन की तरह काम कर रहे थे। तो इनको जब पता चला कि और जो चोटियां हैं, पर्वत हैं, वो नेपाल में है, जो बड़े बड़े पहाड़ हैं वो नेपाल में है, तो उसकी जनगणना वो आराम से नहीं कर पा रहे थे। तो इसके बाद इन्होंने उनका सिर्फ नंबर दिया, और इस नंबर जब इन्होंने दिया तो उनको पता चला कि नेपाल में तो और भी बहुत बड़ी बड़ी चोटियां हैं जो जिनका सर्वे करना जरूरी है। और उस टाइम इस लंबी और इस ऊंची बड़े पहाड़ का नाम रखा गया P15। आज हम सब जानते हैं इस पहाड़ का नाम एवरेस्ट है, जो दुनिया का सर्वोच्च सबसे ऊंचा पर्वत माना जाता है। और उस समय ये नहीं पता था कि इसकी हाइट कितनी है। और इसके अलावा क्योंकि नेपाल एक अलग कंट्री था, इसमें किसी भी ऑफिसर का जाना मुमकिन नहीं था, वो जा नहीं सकते थे बिना किसी परमिट के, क्योंकि हिंदुस्तान में अंग्रेजों का शासन था, लेकिन नेपाल को अंग्रेजों ने इंडिपेंडेंट कर दिया था। तो इस चोटी का नाम रखा गया P15, और इस पे और विश्लेषण करना बाकी था। और ये जब विश्लेषण कर रहे थे तो ये हिंदुस्तान में रह के ही ऑब्जर्वेशन किया करते थे। वो टेलीस्कोप से या किसी पावरफुल दूरबीन से अपने उपकरणों से उसको देखते थे, और उसी से ही अंदाजा लगाते थे कि ये जो पहाड़ है नेपाल की तरफ जो है उनकी हाइट कितनी होगी। और ये सब हिंदुस्तान में रहते ही किया जाता था, और इसकी हिंदुस्तान के जो लोग थे उनको नेपाल में जाने की अनुमति नहीं थी अंग्रेजी शासन के दौरान। तो उस समय जो आप समझ ही सकते हैं कि ये कितना ही डिफिकल्ट काम होगा उस समय के एक पर्टिकुलर पहाड़ को देख के उसकी हाइट की, उसकी ऊंचाई का अनुमान लगाना। तो ये जो काम था ये राधानाथ सिकदर जी ने किया, और उन्होंने ट्रिग्नोमेट्री के काफी कॉम्प्लेक्स फॉर्मूले को इस्तेमाल किया। अब जैसे देख सकते हैं कि अगर हम वहां से नहीं जा पा रहे हैं तो हम अपनी जो डिस्टेंस है उसको हम देखेंगे, उस पीक की चोटी को देखेंगे, और ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला यूज करके, जैसे इस पिक्चर में बताया गया है, अगर हमें एंगल पता चल जाए तो उस एंगल से हम उसकी हाइट का भी अंदाजा लगा सकते हैं, अगर हमें पता है कि हमारा डिस्टेंस कितना है उस चोटी का। तो इसमें इस कार्य को करने के लिए बहुत सारे कैलकुलेशंस करने पड़ते हैं, बहुत जगह से इसकी वैल्यूज निकालनी पड़ती हैं, और उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री से इसकी वैल्यूज निकाली जाती हैं, और इसके बाद इसका समराइजेशन करके फिर एक वैल्यू निकाली जाती है। सो सिकदर जी ने ये काम किया, और वो इतने खुश हुए कि वो अपने ऑफिसर के ऑफिस में गए, और उन्होंने बताया अपने ऑफिसर को कि भाई मैंने दुनिया के सबसे ऊंचे पहाड़ का पता लगा लिया है। इन ऑफिसर का जो नाम था वो था एडवर्ड स्कॉट वॉ। ये उस समय के डायरेक्टर थे जो अंग्रेजों ने अपॉइंट किए थे, और वो सर्वेज ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट के हेड माने जाते थे। इनके अंडर में राधानाथ सिकदर और उनकी टीम काम करते थे। तो जब उनको ये बताया तो सिकदर ने कहा अच्छी बात है, आप मुझे इसके डिटेल्स दे दीजिए। और एंड्रयू स्कॉट ने इस बात को अपने आप भी देखा, और उन्होंने पाया कि उनकी जो उनका विश्लेषण है एकदम सही है। लेकिन इसके बावजूद भी एंड्रयू ने इस बात को 4 साल तक किसी को नहीं बताया, और जबकि ये बहुत ही बड़ी उपलब्धि थी उस जमाने में कि एक पहाड़ की ऊंचाई काफी दूर डिस्टेंस में बिना नेपाल जाए इन्होंने अपने मैथमेटिक्स के जरिए ये प्रूव कर दिया था कि ये सबसे ऊंची चोटी है दुनिया की। और इस बात को उन्होंने बॉस को बताया, और उनके बॉस ने इस बात को 4 साल तक दबाया, और 4 साल तक उन्होंने अलग अलग तरीके से इस बात को पुष्टि करने की कोशिश की, और ये जानना चाहते थे कि हो सके कि शायद इस कैलकुलेशन में कोई गलती है। लेकिन 4 साल के बाद एंड्रयू को पता चला कि इसमें कोई गलती नहीं है, ये एकदम एक्यूरेट फिगर है, और जो राधानाथ सिकदर जी ने जो कैलकुलेट किया वो एकदम सही विश्लेषण किया, और वो बिल्कुल आज की डेट तक वो एकदम सही विश्लेषण है। तो खैर उन्होंने ये माना कि ये सबसे ऊंची चोटी है, लेकिन उन्होंने ये नहीं माना कि ये किस इंसान की देन है, किस इंसान ने इस बारे में पता लगाया है। तो खैर उस चीज को उन्होंने दबाया, क्योंकि
इनका शासन था, अंग्रेजों का शासन था यहाँ पे, तो इस बात को वो दबा सकते थे, तो उन्होंने दबाया। और इसके अलावा इनके जो जो बॉस थे, जो पहले इनसे पहले जो डायरेक्टर थे, उनका नाम था जॉर्ज एवरेस्ट, जिनको ये ऑफिसर थे बहुत मानते थे, अपना गुरु मानते थे। तो जो ये एवरेस्ट थे, इनका कुछ लेना देना नहीं था जब तक वो इंडिया में रहे, क्योंकि वो नेपाल को अलग देश मानते थे, क्योंकि उन्होंने ही उसको अलग मान्यता दी थी, अंग्रेजों ने। तो उन्होंने कभी भी जो पहाड़ हैं, जो हिमालय के जो पहाड़ हैं, उनकी तरफ उन्होंने कभी भी इंटरेस्ट नहीं दिखाया। उनको जॉर्ज एवरेस्ट को सिर्फ अपने काम से मतलब था। वो चाहते थे कि हमारे खेत खलिहान कितने हैं हमारे राज्य में, हमारे साम्राज्य में, हमारे कंपनी के राज्य में कितना बड़ा लैंड है, तो बस वो वहीं तक सीमित थे। लेकिन जो एंड्रयू स्कॉट थे, जो इनके बाद आए, जो राधानाथ सिग्नर जी के बॉस बने बाद में, वो जॉर्ज एवरेस्ट को अपना गुरु मानते थे। और जॉर्ज एवरेस्ट का कुछ भी लेना देना नहीं होने के बावजूद भी उन्होंने एक लेटर लिखा अपनी क्वीन को, अपनी सरकार को, अंग्रेजों की सरकार को इंग्लैंड में, जिसमें ये उन्होंने बताया कि जो हमने सबसे बड़े, सबसे ऊंचे चोटी की हमने खोज की है, और इसका नाम एवरेस्ट की नाम पे रखना चाहिए, क्योंकि ये मेरे गुरु हैं। और ये जो लेटर है, इनका जो लेटर है वो एक्सेप्ट किया गया, और ऐसे माउंट एवरेस्ट का नाम माउंट सिकदर ना होके या माउंट राधानाथ ना होके एवरेस्ट का नाम दे दिया गया। सो आप ये समझ सकते हैं कि जिस इंसान ने कभी भी हिमालय के बारे में कुछ भी इंटरेस्ट नहीं दिखाया, उसके नाम पे इस सबसे ऊंचे नाम का पर्वत का नाम रख दिया गया। और जिस इंसान ने इस बड़े पहाड़ की हाइट को एक्यूरेटली नापा, उसका नाम हिस्ट्री के पन्नों में खो गया। और जब ये एंड्रयू स्कॉट वापस इंग्लैंड गए, तो उन्होंने किताब लिखी, जिसके प्रीफेस के का मतलब होता है कि पहले पन्ने में जो इंट्रोडक्शन देते हैं अपने किताब के बारे में, उस किताब में इन्होंने एकनाथ जी का सिर्फ नाम लिखा। और उसके बाद 1880 के बाद राधानाथ सिकदर का कहीं पे भी नाम नहीं आया। और वो धीरे धीरे एक एफर्ट के जरिए, एक कोशिश के जरिए, राधानाथ सिकदर का नाम धीरे धीरे इतिहास के पन्नों से मिटा दिया गया। और जब भारत की आज़ादी मिली 1947 में, इसके बाद भी हम इस इंसान के बारे में कुछ नहीं जान पाए, और हमें नहीं पढ़ाया गया कि ये एक बहुत ही विशेष एक्सपर्टीज वाले मैथमेटिशियन थे, जो इंडियन थे, जो हिंदुस्तानी थे। उनका नाम था राधानाथ सिकदर। वो एक गुमनामी की मौत मरे अपने गांव में, और उनके गांव जो कलकत्ता, जो बंगाल में है, वेस्ट बंगाल में है, जहाँ पे वहाँ के लोग जो हैं वो उनके नाम पे उनके अपने गांव में एक सड़क का नाम रखा गया है। लेकिन ये एक ग्लोबल वर्क है। ये एक इस पर्टिकुलर एक्टिविटी का नाम इनके नाम पे रखा जाना चाहिए था, जो नहीं रखा गया, और इसको किसी तरीके से, किसी वजह से दबा दिया गया। अब कुछ साल पहले से जब कुछ हिंदुस्तानियों ने इसके बारे में पता लगाने की कोशिश की, तो उनको पता चला कि ये जो शख्स है, जिनका नाम राधानाथ सिकदर है, इन्होंने एक बहुत बड़ा काम किया। एक बहुत ही उम्दा किस्म के मैथमेटिशियन थे, और उनकी कैलकुलेशन इतनी परफेक्ट थी कि आज के जो मॉडर्न टेक्निक्स को यूज करके जो हम हाइट मानते हैं, वो लगभग उसके बराबरी है जो राधानाथ सिकदर जी ने दी थी, बिना नेपाल जाए और सिर्फ अपने मैथमेटिकल फॉर्मूलास का इस्तेमाल किए। तो आपको क्या लगता है कि इन सिकदर जी को हमें उनका श्रेय देना चाहिए? आपके क्या विचार हैं? आप हम तक लिखे पहुंचाएं, हमें मैसेज भेजें। और आज इतना ही, और मैं अगले प्रोग्राम में किसी और शख्सियत के साथ प्रस्तुत होऊंगा। आज के लिए आपसे विदा चाहता हूं। नमस्कार।